आप देख रहे प्रश्नकाल। राहुल गांधी ने लोकसभा में चुनाव सुधार यानी एसआईआर पर बोलते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। इनमें चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शामिल है। इससे साफ है कि बीजेपी चुनाव को डायरेक्ट कर रही है। इससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। अपने एड्रेस के दौरान राहुल गांधी ने सरकार के आगे 3 अहम मांगे भी रखी। राहुल गांधी ने कहा, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से पहले दी जानी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने का नियम भी बदला जाना चाहिए। चुनाव के बाद ईवीएम देखने के लिए दी जाए। वोट चोरी से बड़ा कोई एंटी नेशनल काम नहीं है। सरकार चुनाव सुधार नहीं चाहती है। राहुल गांधी ने सरकार से 3 सवाल भी पूछे। राहुल गांधी ने पूछा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सीजीआई को क्यों हटाया गया। दिसंबर 2023 में कानून बदला कि चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों किया गया? चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट कर दिए गए? सबसे पहले सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर, फिर हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। You see, as I said, everything has emerged from the vote. All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. So the project, after Gandhiji's assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India's institutional framework. इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। संविधान के निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया 1946 से लेकर 1939 तक कि धर्म, जात, मजहब, फिरका सबसे ऊपर उठकर हर भारतवासी को, हर भारत के नागरिक को जो 21 साल की उम्र से ज्यादा है, उसे मतदान का हक दिया जाए। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले 78 साल में अगर सबसे बड़ा कोई चुनाव सुधार हुआ, वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने किया। चुनाव आयोग ने तो कई बार कहा, खुला आमंत्रण दिया है कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ होता है तो कोई आके हमको प्रमाणित करके बता दे। आप कभी जाते ही नहीं हैं, आप कभी नहीं जाते हैं। जब चुनाव आयोग कहता है कि एफिडेविट करके दीजिए तो विरोधी दल के नेता कच्ची गली पकड़ लेते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सलाह दिया है, कहा है कि भाई हम मुफ्त टिप्स देने के लिए तैयार हैं। तो आप मुफ्त प्रधानमंत्री जी से मुफ्त टिप्स लीजिए, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यह मानना है कि भाई आज तो विपक्ष कुछ है ही नहीं। जब विपक्ष मजबूत रहता है तो लोकतंत्र मजबूत रहता है। मिजोरम में क्या किया? मिजोरम में they have given the power has been given. होम डिपार्टमेंट ने मिजोरम को, गवर्नमेंट को परमिट कर दिया, जो बाहर से आते हैं उसको एंट्री करो। इज द मिजोरम स्टेट इज ए फेवर्ड चाइल्ड ऑफ द नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह जी? रोहिंग्या आ रहे हैं मिजोरम में अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द होम मिनिस्ट्री। वोट चोरी कांग्रेस को समझना है तो सबसे पहले वोट चोरी कहां हुई थी अध्यक्ष, सभापति महोदय? सबसे पहली वोट चोरी 1947 में हुई थी, जब पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी सरदार पटेल जी के साथ थी और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इससे बड़ा वोट चोरी का उदाहरण कहीं कुछ भी नहीं है। वोट चोरी 1975 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके जनता के सारे अधिकारों को छीनने का काम किया था। वोट चोरी 1987 में जम्मू कश्मीर में हुई थी, जब राजीव और फारूक समझौता हुआ और जबरदस्ती सारे बूथों को कैप्चर किया गया। जो लोग चुनाव लड़ रहे थे विरोधी दल, उनको भगा दिया गया और उसके बाद कश्मीर ने 1987 के बाद उग्रवाद का। तो आपने सियासी प्रतिक्रियाएं सुन ली। प्रश्नकाल के सवालों का वक्त हो चला जी। प्रश्नकाल के वो सवाल जिन पर अगले 1 घंटे लगातार हम डिबेट करने वाले हैं। प्रश्नकाल का सवाल नंबर 1, क्या सरकार एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रही है? प्रश्नकाल का सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। जी हां। प्रश्नकाल का सवाल नंबर 2,
क्या ईसी को एसआईआर कराने का कानूनी अधिकार नहीं है? यह आरोप कांग्रेस के नेता ने लगाया है संसद के भीतर। प्रश्नकाल का सवाल नंबर 3, बैलेट से क्या धांधली की आशंकाएं कम हो जाएंगी? विपक्ष मांग कर रहा है कि बैलेट, अखिलेश यादव ने भी यह मांग की और विपक्ष लगातार कह रहा है कि बैलेट के जरिए अब चुनाव होने चाहिए। तो क्या इससे धांधली, अनियमितताएं रुक जाएंगी? जी हां। और प्रश्नकाल का सवाल नंबर 4, कांग्रेस तेलंगाना जीती तो वोट चोरी की बात क्यों नहीं की? वहां पर और पार्टियां भी थी जो चुनाव हार गईं, उनके बारे में बातचीत क्यों नहीं हुई? और प्रश्नकाल का सवाल नंबर 5, जिस पर अगले घंटे लगातार हम डिबेट करने वाले हैं कि एसआईआर वोट डिलीट करने का अब टूल बनकर रह गया है। यह आरोप विपक्ष लगातार सरकार पर लगा रहा है और संसद में भी इस पर आज जमकर बहसबाजी और जमकर चर्चा हुई है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उससे हम अगले घंटे लगातार प्रश्नकाल में सवाल करेंगे और जवाब तलाशने की कोशिश भी। स्वागत कीजिए अमित तिवारी जी का, प्रवक्ता है बीजेपी के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नकाल में। कपिश श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कपिश जी। चंद्रमोहन शर्मा मेरे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा रजा रिजवी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाऊंगा। चंद्रमोहन शर्मा जी, आज राहुल गांधी जब संसद में बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे विषयों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई, आईबी, इलेक्शन कमीशन, हर जो संवैधानिक संस्था है उसे बीजेपी कंट्रोल कर रही। और उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर एक बैकडोर एनआरसी है, वोट चोरी के लिए एसआईआर का इस्तेमाल हो रहा है। इसे भी लेकर सबूत आपके पास होंगे ही, चंद्रमोहन शर्मा जी? पक्ष के कई पार्टियों को, कई नेता लगातार देश की जनता और चुनाव आयोग के सामने रखते जा रहे हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला जी। उसका जवाब जो मिलना चाहिए था, एक चुनाव प्रक्रिया के अंदर चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग एक ऐसी प्रणाली के अंदर एक ऐसी संस्था है जो निष्पक्षता के ऊपर काम करनी चाहिए। और लोकतंत्र के अंदर भी इस पर पार्टी के ऊपर कुछ संस्थाएं ऐसी आती है जो लोकतंत्र के अंदर एक सत्ता पक्ष होता है जो सत्ता के अंदर रहकर सत्ता पक्ष की बात करता है। लोकतंत्र के अंदर एक विपक्ष पक्ष होता है जो विपक्ष में रहकर विपक्ष की बात करता है। और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक पक्ष होता है जो निष्पक्ष होता है, जिसके 4 स्तंभ होते हैं। वो 4 स्तंभों में आप भी हैं और देश के माननीय जज भी हैं और ऐसी प्रणाली जो चुनाव आयोग जैसी संस्था है वो भी है, लेकिन जिनकी मर्यादा को आज बार बार प्रश्न चिन्ह खड़े होने के बाद उसको वो पार्टी के लोग जो कभी उस पर खुद प्रश्न खड़ा करते थे, आज वो उसको ना बोलने देने के बाद आज आकर वो जवाब देते हैं, लेकिन उस प्रश्नों का जवाब नहीं देते। जो 145 करोड़ जनमानस में जो 60% और 65% का विपक्ष की ताकत है और जो 35% की ताकत उनकी है, जो उसके अंदर चाहे बिखर के सामने आती है, जो प्रश्न खड़ा होता है। और ठीक इसके विपरीत भाजपा की प्रणाली कौन से मुंह से चलने की है, वो 2 मुंह सांप की है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बताए कि अगर बंगाल में इलेक्शन हो रहा है और वहां सरकार उनकी क्षेत्रीय पार्टी की, उनकी कोर इंजन की नहीं है और वहां उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उसी एसआईआर के ऊपर और उसी चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि कहां खड़े हैं और यहाँ की प्रणाली के अंदर ये गलत हो रहा है, प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो अगर वो प्रश्न देश के अंदर और विपक्ष की पार्टियां सत्ता पक्ष करती है और उसका जवाब सत्ता पक्ष उस प्रणाली, उस संस्था से नहीं मांगता कि देश के इस विपक्ष के मुद्दों को जो लोकतंत्र के अंदर है, जो देश के जनमानस के जवाब है, जिसको सरकार को दायित्व के रूप से उसकी प्रेजेंट करना चाहिए, जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। क्या एक व्यक्ति के नाम को 400 वोटों के अंदर होना चाहिए? क्या एक इलेक्शन के अंदर अगर वोट प्रतिशत कम हुआ लोकसभा के अंदर, वो विधानसभा के अंदर जाके बढ़ जाना चाहिए? क्या एक मकान के ऊपर 800 प्रणाली के साथ इलेक्शन हो जाए और उन इलेक्शनों के अंदर 2014, 19, 24 और 10 इलेक्शनों में अगर अब एक सरकार किसी विपक्ष को दे देते हैं और 9 सरकारें जीत जाते हैं तो प्रश्न चिन्ह आपके खड़े नहीं होते हैं? क्या उस चीजों का यूज जब चुनाव हो रहा हो बिहार के अंदर और चुनाव आयोग की वो लगी हो और उसके बाद 10-10 हजार रुपए का एक किस्त बांटी जाए, उसके ऊपर चुनाव आयोग मुख बना रहे, क्या उस पर प्रश्न नहीं खड़ा होते हैं? क्या चुनाव आयोग को चुनने के लिए जिस हिसाब से एक पक्ष और विपक्ष के साथ एक चुनाव आयोग होता था, उस प्रणाली को बदल देना और उस प्रणाली के अंदर 2 पक्षों को अपना रखना और एक विपक्ष का रखने से बात, क्या आप समझते हैं या देश ये समझता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहेगा? और ठीक उसी के हिसाब से जब चुनाव आयोग के अंदर जिन वीडियोग्राफियों को विपक्ष के थ्रू मांगा जा रहा है उसको अपनी टाइम पीरियड से पहले खत्म कर देना क्या अपने आप में संशय का विषय नहीं है? तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों की चर्चा, जिन विषयों की जवाब हुई, उन जवाबों पर चर्चा होनी चाहिए।
एसआईआर के बहाने आप जो करने जा रहे हो उसका विरोध आपका सामना अगर किसी ऐसे स्टेट में होता है जहां आपकी सरकार नहीं है, तो वहां आपकी प्रणाली क्यों बदल जाती है, वहां आपके सुर क्यों बदल जाते हैं, वहां आपको उससे रिलेटेड उस तरह की बातें करते से आप ठीक है चंद्रमोहन जी, मैं कपिल जी के पास जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उसके बाद अमित तिवारी जी के पास जाऊंगा, संयुक्त रूप से फिर दोनों प्रवक्ताओं पर प्रतिक्रिया मैं अमित जी की लूंगा। कपिल श्रीवास्तव, अखिलेश यादव जब आज बोल रहे थे तो वो बोल रहे थे कि बैकडोर एनआरसी है, ये एसआईआर नहीं, डिटेंशन सेंटर्स बन रहे हैं। आखिर इसमें बुराई क्या है? जो अवैध तरीके से रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, उन्हें बाहर निकालने में प्रॉब्लम क्या है? और अगर सच में वोट चोरी हुई थी तो लोकसभा चुनाव में आपकी जो परफॉर्मेंस है आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए, आप देख लीजिए विधानसभा में जो आपकी परफॉर्मेंस है, अगर वोट चोरी हुई होती और अगर चीजें इतनी खराब होती तो जो सीटें आप जीत कर आए, जो वोट परसेंटेज आपका बढ़ा, शायद वो नहीं बढ़ना चाहिए था। अमित भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपने किए और उसका मैं क्रमबद्ध रूप से जवाब दे रहा हूं जी। सबसे पहली चीज तो ये है कि इस देश में एसआईआर इससे पहले 8 बार और हो चुका है। कभी आपने इतनी अफरा तफरी देखी है क्या? कभी आपने ये देखा कि आपके या आपके पिताजी से या दादाजी से प्रमाण पत्र इस बात का मांगा गया क्या कि हम आपको मतदान का अधिकार तभी देंगे जब तक कि आपके पास प्रमाण पत्र नहीं होगा, और या फिर फला लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा? तो बात इस चीज की है कि जब बीएलओ एक एक घर में जा करके वो सत्यापन कर रहा है, और वो पहले ही करता था और नाम लिखता था और भेज देता था और सब लोग मताधिकार का प्रयोग कर लेते थे जी, और आपने जानबूझ करके इतना शॉर्ट टाइम में आप, जबकि उत्तर प्रदेश में तो 27 में इलेक्शन है जी, सुबह सुबह लोग काम पर निकल जाते हैं, शाम को लोग घर में आते हैं, हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलती है, तो आप बताओ कि कितने लोग जो हैं अपना मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे? मतदान कहा जाता है, मत का दान किया जाता है लोकतंत्र में। अब आप बताओ, जो मतदाता है उसको आप रजिस्टर ही नहीं करोगे तो दान कहां से आएगा? और दूसरी चीज मैं आपको कह रहा हूं, तो सरकार वही तो कर रही है। एसआईआर का मतलब ही तो कपिश भाई यही है कि जो जरूरी लोग हैं वो रह ना जाएं, वो छट ना जाएं, वो जो सही वोटर लिस्ट है वो बने। एसआईआर इसीलिए तो हो रहा है कि हर किसी को वोट का अधिकार मिले। तो पिछले 8 बार जो एसआईआर हुआ था वो किस लिए हुआ था? वो भी तो इसीलिए हुआ था ना, जो अगर आपका ध्येय वही है। उस समय इतनी हाल तवा क्यों नहीं थी? क्योंकि सरकार के हाथ भी पारदर्शी थे, चुनाव आयोग सही से काम कर रहा था। और मैं एक बात आपको कह रहा हूं, इतना कठिन क्यों बना दिया गया? क्या इस देश में सारे शिक्षित लोग हैं क्या मतदाता? क्या सबके पास हाई स्कूल का प्रमाण पत्र मौजूद है? या सब लोग के पास इतनी फुर्सत है कि वो मतदाता बनने के लिए तहसीलों का चक्कर लगाएंगे अचानक? क्योंकि आपको 1 ही महीने में अधिवास सब दे देना होगा, और सब बनेगा किस पर? आधार पे। और आधार को इन्होंने क्या कह दिया था? अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट ना जाते तो क्या आधार माना जाता? और मैं एक बात कुछ कहता हूं, चुनाव सुधार होने चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता तभी आएगी जब चुनाव आयोग की नियुक्ति धर्मज पुत्र के रूप में हो, इस देश के धर्मज पुत्र के रूप में। आप ये इनसे पूछिए इनकी मंशा क्या है। आखिर इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के समय में इन्होंने सीजीआई को क्यों हटा दिया? कोई कारण है क्या? सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है इस देश के कि आपने बाकायदा कानून बना करके एक मिनिस्टर को उसमें अंदर किया, कैबिनेट मिनिस्टर को, और प्रधानमंत्री तो हमेशा तो 2-1 से आप ही चुनते रहेंगे और वो यस मैन की नियुक्ति होती रहेगी। अभी आप देखिए, ईडी की बात कर रहे थे, ईडी ने 299 केस रजिस्टर किए जिसमें एक कन्विक्शन रेट है 1%। आप सोचो कि इस देश में, और विपक्ष पे 96% केसेस है, राइट। और जिन लोगों को ये अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं वो वॉशिंग पाउडर से दूध के जैसे ही हो जाते हैं। मैं एक बात पूछ रहा हूं, अमित भाई से जरूर पूछिएगा और भागने मत दीजिएगा। जब कांग्रेस की सत्ता थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो इन्हीं के राज्यसभा के सांसद रहे, इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जीपीएल नरसिम्हा राव साहब,
इन्होंने ईवीएम पे बकायदा हैक करने की एक पूरी किताब लिखी थी, जिसको लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने विमोचन किया था। तो इनसे ये पूछ लीजिएगा कि ये ठीक है कपिश भाई, मैं अमित तिवारी के पास जा रहा हूं, लेकिन सवाल ये भी है कपिश भाई कि किताब उताब छोड़िए, आपको तो सरकार ने सीधा न्योता दिया था, आपको भी और कांग्रेस पार्टी को, कि भाई अगर आप लोग ईवीएम हैक कर सकते हैं, करा सकते हैं, तो एक बार करा के सरकार को डेमो दे दीजिए। लेकिन आप लोगों ने डेमो दिया नहीं। अब मैं बार बार बोलूं कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया कोई दिखे, कोई कभी देखे तो भेड़िया को, सिर्फ कहानी हम बनाते रहेंगे कि जंगल में भेड़िया आया, खा गया मेमनों को। नहीं, हाँ अमित भाई आपने प्रश्न कर दिया तो उत्तर ले लीजिए। इन्होंने कहा आप ईवीएम को छू नहीं सकते हैं, ना खोल सकते हैं। आप ऊपर से देख के बताइए कि आप कैसे हैक करेंगे। आप उसके मशीन के ऑपरेशन। अच्छा, मैं एक चीज और पूछ रहा हूं आपके माध्यम से। देश का लोकतंत्र अमित भाई, मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं आपकी एंकरिंग बचाती है। मैं इस चीज को पूछ रहा हूं आपके माध्यम से कि अमित भाई बता देंगे 19 लाख ईवीएम जिस देश से मिसिंग हो और आज तक सरकार बरामद ना कर सकी हो, वो कहां पर इलेक्शन करा रही है? और जब हम लोकमत निर्भर कर मशीन पे, मशीन जो है वो, ठीक है, रिप्लाई ले लेते कपिश भाई। ठीक है, आप गिवन लॉट ऑफ टाइम, आपने 7-8 मिनट बोल लिया है। ठीक है, अमित तिवारी जी के पास जा रहे हैं। अमित तिवारी जी, आपने आरोप सुन लिए, इसलिए मैं आपके पास थोड़ा देर से आया कि दोनों प्रवक्ताओं से बात कर लूं, फिर आपसे संयुक्त रूप से जवाब मैं चाहूंगा। अमित तिवारी, आपका काउंटर है सर। अमित जी देखिए, आज जो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया चल रही है वो बाबा साहब द्वारा दिए गए उस प्रिंसिपल के द्वारा चल रही है जो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था। उन्होंने क्या बोला था? 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। इसी प्रिंसिपल के तहत, यही कोर प्रिंसिपल है आज जो इलेक्टोरल सुधार जो हमारे बीच चल रहे हैं उसका मेन प्रिंसिपल यही है जी। और आर्टिकल 324 भी चुनाव आयोग को ये स्वायत्ता देता है कि वो समय समय पर इसके जांच कराती रहे और इसके लिए जो भी। मनीष तिवारी तो कहते हैं कि एसआईआर कराने का लीगल राइट ही नहीं इलेक्शन कमीशन के पास। संसद में वो चिल्ला चिल्ला के उन्होंने आज कहा ये बात। अमित, वही उस पर भी मैं आ रहा था। अमित जी देखिए, जिस तरीके से मनीष तिवारी जी ने कहा, आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी हम सबको कि हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को हमने उसको ग्रहण किया, लागू हुआ। लेकिन जो अडॉप्ट किया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने 25 जनवरी 2050 को इलेक्शन कमीशन का गठन किया। तो इसी से ये पता चल जाता है कि इलेक्शन कमीशन को हमारे संविधान के निर्माताओं ने कितना महत्वपूर्ण माना था और किस ताकि उसका जो गठन है वो एक दिन पहले हुआ और फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट किया गया। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो बात हो रही थी चुनाव में, जिस तरीके से चंद्रमोहन जी ने कहा, उनकी सारी बातों से मैं सहमत हूं। तो इन सभी बातों का हवाला देते हुए पहले तो उन्हें कांग्रेस से रिजाइन कर देना चाहिए। मैं चैलेंज के साथ ये कहता हूं कि जिन जिन बातों का भी उन्होंने हवाला दिया, सबसे पहले वो अपनी पार्टी से रिजाइन करें, क्योंकि इन सारी चीजों का जो खामियाजा है वो कांग्रेस पार्टी पर ही ठीक रहा। उन्होंने बहुत ही क्या दुखती रग अपनी ही पार्टी की पकड़ ली है। देखिए, सबसे पहला आपने जो रिपोर्ट दिखाई शुरुआत में 1947, 75 और 1987 की बात तो हुई, लेकिन 1951 बाबा साहेब अंबेडकर का पहला चुनाव, मुंबई उत्तर से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, वो 14,561 वोटों से चुनाव हार गए। इलेक्शन कांग्रेस पार्टी ने 74,333 वोटों को खारिज करवाया। तो किस तरीके से चुनाव सारे वोटों को खारिज करके, वोटों की चोरी करके उनको वोट हराया गया, ये हम सबको देखने वाली बात है। दूसरी बात, 1971 लोकसभा इलेक्शन रायबरेली, इंदिरा गांधी कोर्ट ने अगर किसी को चुनावी धांधली के लिए, अगर किसी को चुनाव में चोरी के लिए किसी को दोषी पाया है तो माननीय इंदिरा गांधी जी को पाया है, उसके लिए उन्होंने इमरजेंसी लगवाई। तो जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन पे आरएसएस का कब्जा है, हर चीज पे आरएसएस का कब्जा है। आपको संसद में भी चर्चा हुई, नवीन चावला को हम सब जानते हैं, उसको मैं दोहराने नहीं जाऊंगा क्योंकि उसकी चर्चा संसद में भी हुई और उसकी चर्चा हम सब जानते भी हैं कि किस तरीके से पहले वो चुनाव आयुक्त थे, फिर उनके ऊपर कंप्लेन, जब उस समय के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे गोपाल स्वामी जी, जब उन्होंने कंप्लेन किया तो फिर बाद में नवीन चावला जी को प्रमोट करके मुख्य चुनाव आयोग बना दिया गया। वो तो रहने दीजिए, मैं आता हूं जो इन्होंने कहा कि आरएसएस सब पर कब्जा करती है। तो अमित जी गौर कीजिएगा डेट्स पे,
1958 से 1967 केवी के सुदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। पद से हटने के बाद कांग्रेस के लॉ कमीशन चेयरमैन बने इंदिरा गांधी जी की सरकार में। 1982 टू 85 आर के त्रिवेदी मुख्य चुनाव आयोग रहे, कांग्रेस में गुजरात के राज्यपाल बने राजीव गांधी जी की सरकार में। 1990 BS रामा देवी मुख्य चुनाव आयुक्त रही, कांग्रेस की कॉलिशन की गवर्नमेंट थी। 1997 में हिमाचल की राज्यपाल के तौर पे उनको भेजा गया। उसके बाद 1996 उसके बाद बीच में 1990 से 1996 TN सेशन की जब बात आती है तो उन्हें भी कांग्रेस में वो भी शामिल हुए और 1999 में गांधीनगर से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। 1996 से 2001 MS गिल के बारे में हम सब जानते हैं किस तरीके से पहले उनको राज्यसभा और फिर बाद में UPA में खेल मंत्री बनाया गया। तो चुनाव का किस तरीके जो संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग किस तरीके से किया जाना चाहिए ये कांग्रेस पार्टी को भली भांति परिचित है। और मैं आपको बहुत ही एक चौंकाने वाला खुलासा करने वाला हूं अमित जी। आपको पता है इस देश में पहला ऐसे CGI रहे जिनके पास लॉ की डिग्री ही नहीं है जी। पहले ऐसे CGI जिनके पास लॉ की डिग्री नहीं थी, कांग्रेस पार्टी ने उनको CGI बना दिया। मैं बात कर रहा हूं 10th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जिनका नाम था कैलाश नाथ वांगचू। आप अपने PCR को बोल सकते हैं, इस पर फैक्ट चेक भी कर सकते हैं। वो पहले राजस्थान के चीफ जस्टिस रहे, फिर उसके बाद 1951 से 1958 तक, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने 1958 से 67 तक। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री नहीं है वो इस देश का CGI बना, सोचने वाला विषय है। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये विषय दे रहा हूं। ठीक है रजा। तीसरी और आखिरी बात मैं कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। 1973 इंदिरा गांधी जी ने CGI नियुक्त किया, अपॉइंट किया जस्टिस AN रॉय को 3 जजों को हटाते हुए। 3 जजों को कौन कौन थे? JM सिलैट, AN ग्रोवर और KS हेगड़े। इन 3 जजेस को हटाते हुए जस्टिस नियुक्त किया गया AN रॉय को। पता है क्यों? क्योंकि इन तीनों ने एक जजमेंट दिया था, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। इस केस में यह कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए इनको इंदिरा गांधी ने इन तीनों को बर्खास्त किया और AN रॉय को बताया और यह साबित किया कि जो इनके पक्ष में काम करेगा उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो इनके पक्ष में काम नहीं करेगा उनको पनिश किया जाएगा। अमित तिवारी, मैं रजा साहब के पास जा रहा हूं, मुझे एक ब्रेक के लिए भी जाना है। उससे पहले मैं रजा साहब से सवाल करूं। रजा साहब, जिसकी सरकार होती है, जिसकी लाठी होती है, उसकी भैंस भी होती है। चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद, कबीश भाई मैं आऊंगा। अभी रजा साहब का मौका है बोलने का। आप चूंकि आप तो बहुत सालों से यूपी की सियासत को देख भी रहे हैं और देश की सियासत को भी आप देख रहे हैं बहुत, और सवाल भी बहुत मौजूद है रजा साहब कि जिसकी सरकार होती है वो ED CBI, किसी की सरकार में तोता होता है, किसी की सरकार में मैना होता है, किसी की सरकार में गौरैया होता है। तो जिसकी सरकार होती है वो संस्थाओं को चलाता है। अब चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो तब का भी आप उठा के देख लीजिए, ED CBI और रॉ में क्या होता था। अब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस आरोप लगा रही है। अपने हिसाब से संवैधानिक संस्थाओं का ये पार्टियां इस्तेमाल करती रही हैं आजादी के बाद से लेकर अब तक। रजा साहब, ये अमित जी बिल्कुल सही आपने कहा और बिल्कुल ये सच्ची बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। जो भी सत्ता में आता है वो चाहता है कि मैं सत्ता में हमेशा बरकरार रहूं और सत्ता से मैं हटूं नहीं। लेकिन आम जनता जो है वो सत्ता से उनको हटा देती है तो वो सत्ता से हट जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो भी सरकारें आई हैं उन सरकारों ने, क्योंकि अभी अमित तिवारी जी ने जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बताया कि साहब कांग्रेस सरकार में किस तरीके से किया गया। तो अगर कांग्रेस सरकार की सत्ता रही तो कांग्रेस ने अपना किया, बीजेपी की सत्ता है तो बीजेपी ने भी अपना एक जो है CGI को अपना राज्यसभा का सांसद बनाया। तो वो जो सत्ता जिसकी रहती है वो सत्ता अपना लेकिन रजा साहब, ये तो बहुत ही ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा अंधेर नगरी हो गई ना कि जिस आदमी ने लीगल पढ़ाई नहीं की है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया, जिसके पास लॉ की डिग्री नहीं है। ये तो मतलब इससे बड़ा अंधेर तो नहीं हो सकता ना सिस्टम में। अमित भाई ये गलत है। बड़ी बात। मैं आऊंगा कपिश जी, मैं आऊंगा कपिश जी, I'll come to you after the break। कपिश जी मैं आऊंगा, कपिश जी मैं आऊंगा ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। जाहिर सी बात है कि जो लॉ ग्रेजुएट नहीं है, जिसको IPC और CRPC
उसने पढ़ाई नहीं है, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाई नहीं है उसने, और वो बैठ के जजमेंट करेगा, तो वो जाहिर सी बात है कि उसका जजमेंट उसको तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। ये जरा से एक बड़ी बात अमित जी ने कही है, और इसको हमें भी देखना है कि झूठ है ये बात में इसमें क्या सच्चाई है। कपिश जी मैं आऊंगा, कपिश जी कम टू यू, कपिश जी मैं आऊंगा कपिश जी। संविधान के आर्टिकल जो है की नियुक्ति कैसे होती है। अमित तिवारी जी को ऑडियो दीजिए पीसीआर। ये झूठ नहीं है अमित तिवारी। पढ़ा लिखा कीजिए ना भाई साहब, पढ़ा लिखा कीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। जब 4 किताबें खोलकर पढ़ेंगे आपको भी पता चल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत उस समय नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए एक ब्रेक के लिए जा रहा हूं, राजा साहब आप साथ रहिएगा। कपिश भाई मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं तो आपके पास आऊंगा। प्रश्नकाल में वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो प्रश्नकाल के दूसरे हिस्से में ये सवाल पूछने और जानने की कोशिश करेंगे, क्या अब एसआईआर एक टूल बन गया है और उस टूल के जरिए क्या सच में वोट डिलीट किए जा रहे हैं, या जो विपक्ष है इसका एक पॉलिटिकल वेंडेटा नैरेटिव बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश भर कर रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, प्रश्नकाल में सवाल लगातार जारी है, कहीं जाइएगा नहीं, लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के दूसरे हिस्से में भी सवाल होंगे बहुत सारे और जवाब तलाशने की कोशिश हम पार्टी के नुमाइंदों से करेंगे। मेरे साथ अमित तिवारी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कपिश श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, चंद्रमोहन शर्मा मेरे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और रजा साहब हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार। कपिश जी, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, जो डेटा जो इंफॉर्मेशन अमित तिवारी ने दी है आप कह रहे हैं वो गलत है। सर झूठ और गलत है। आर्टिकल 124, आर्टिकल 124(1), आर्टिकल 124(2) और आर्टिकल 24(3), ये जो आर्टिकल है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के गठन से लेकर के उसमें कितने जजेस की नियुक्ति होगी, उनकी योग्यताएं क्या होंगी, ये 24(3) में दिया हुआ है। ये गूगल करके भाई, उसके लिए कम से कम आपको 5 साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू होना चाहिए। दूसरा, 10 साल वकील हो, तो विधिवेत्ता हो। विधिवेत्ता कौन होगा? बिना एलएलबी किए होगा। ये शास्त्र ज्ञान दे रहे हैं, ये इन्हीं से उम्मीद की जा सकती है। जो लोग नाखून रगड़ते हैं, जो गणेश जी को दूध पिलाते हैं, समझो इनकी ये नहायत झूठ बोल रहे हैं। इनका संज्ञान लेते हुए इनके ऊपर केस किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की मानहानि कर रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कर दीजिए, ये झूठ बोलना, कर दीजिए, झूठ इतनी ही जिम्मेदारी से कह रहे हैं तो कर दीजिए केस। इतना जिम्मेदारी से बोल रहे हैं तो कर दीजिए केस। सुप्रीम कोर्ट की कितनी सच्चाई कर रहे हैं, देखता हूँ कितनी सच्चाई है, कितनी ईमानदारी आप में। अगर है हिम्मत तो केस कीजिए, 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 धमकी मत दीजिए। सुप्रीम समाजवादियों की धमकी से हम डरने वाले नहीं है। समाजवादियों के ये कोई डरने वाला नहीं है, ना कोई देश का डरने वाला है, ना कोई भाजपा का कार्यकर्ता डरने वाला है। ये मुझे बताओ कि कितने झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सीधे से झूठ बोल रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है, आपकी बातों में आपको लगता है कि सच्चाई है, मुझ पर केस कीजिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाइए, केस कीजिए। की स्थापना किस आर्टिकल के तहत होती है, इनके भी कितने जज होते हैं, कुर्सी में ठीक है कपिश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं चंद्रमोहन जी के पास जा रहा हूं। कपिश जी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, पीसीआर प्लीज चेक करिए इनका नेटवर्क। चंद्रमोहन शर्मा जी, ये जवाब मुझे लगता है आपको भी देना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह से राहुल गांधी ने आज संसद में जो आरोप लगाए कि ईडी सीबीआई सब बीजेपी कंट्रोल कर रही है, इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर रही है, पूरा सिस्टम बीजेपी ने हैक कर रखा है, लेकिन जो एग्जाम्पल जो बातें अमित तिवारी ने कही है वो कमोबेश आप पर भी लागू होती हैं। जब सिस्टम आपका था, सरकार आपकी थी, तो अपने हिसाब से भी चीजें आपने की हैं। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी आप शायद म्यूट पर हैं, प्लीज चेक करिए एक बार, आप शायद म्यूट हैं चंद्रमोहन जी। साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और जो व्यक्ति या जो प्रवक्ता अपने आप को खुद प्रमाणित कर दे तो उसको रिजाइन देने के लिए तैयार रहना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। आज मेरे भाजपा के मित्र ने इस बात को तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर दिया कि अगर पिछली सरकारों ने किसी तरह का इन कार्यों में लिप्त थे तो आपके पूरे 5 से 7 मत जाइए चंद्रमोहन जी, के अंदर इसमें मत जाइए। ये आप मान रहे हैं कि आपने गलती की,
अमित तिवारी जी सुन लेते हैं। कि आपने गलती की, बीच में नहीं, अमित तिवारी जी बीच में सुन नहीं, लेते तिवारी हैं। जी, जी बीच में नहीं। जी चंद्रमोहन जी बोले आपके चलिए, वक्तव्य बोलिए, वक्तव्य को जो आपने बोला, जो आपने झूठ बोला, उस वक्तव्य को जोड़ते हुए आपने माना कि उसका इस्तेमाल आप भी कर रहे हैं। जो प्रचंड राहुल गांधी और विपक्ष का हर नेता आपके ऊपर वोट चोरी का और इलेक्शन कमीशन को अपने कंट्रोल में करने का, चलाने के लिए करता रहा। और डिग्री तो आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर भी प्रश्न का सवाल खड़ा पड़ा रहा, उस पर भी साक्षरता नहीं आई। और ये प्रश्न जब इतिहास में जाएंगे तो जैसे आज आप क्रोध रहे हो वैसे ही वो आपके सामने आएंगे। अरे जब जब आप पे प्रश्न खड़ा होता है तो आपको पिछली सदी पे जाने की क्या जरूरत होती है? आपको 2014 में इस सदी के ऊपर 2022 तक देश को ऐसा देश बनाना था जिस देश के अंदर डॉलर की कीमत नीचे होनी थी, ना कि 90 के पार होनी थी। आपने 2014 के बाद आज इस सदी के अंदर, आज इस साल के अंदर या इस 12वें साल में देश को ऐसा बनाना था जिस देश के अंदर करप्शन नहीं होना था। आपने 2014 के बाद जिस SIR का नाम दे रहे हो उसके अंदर देश ऐसा बनाना था जिसके अंदर परिवारवाद नहीं होना था। जो क्रिकेट के अंदर आपके गृह मंत्री के पुत्र बैठे हुए हैं और जिनसे आधे से ज्यादा सीटों के ऊपर आपके परिवारवाद का लांछन लगा हुआ है। अरे आप कहां चले जाते हैं? आप तो बातों के करते करते ये खुद मानते हैं कि सत्ता में अंदर आपने रह के अपनी सलीब पर खूब चला रहे हैं, जिसके कारण आप देश के उन संवैधानिक संस्था, वो एजुकेशन हो, वो ऐसे प्रशासनिक संस्थाएं हो जहां से कंट्रोल किया जाए, वो ऐसी संस्था जहां से आप चुनाव जीत सके, उसका आप इस्तेमाल करते हैं। यही तो मैंने आपसे बोला, आपको बोला, और आपने एक बात का जवाब नहीं दिया कि भारतीय जनता पार्टी का आपका प्रदेश अध्यक्ष बंगाल का जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है चुनाव आयोग पे और चुनाव आयोग पे, वो क्या मोदी जी ने कहा है? क्या वो गृह मंत्री ने कहा है? क्या वो राहुल गांधी जी ने कहा है? क्या वो सपा के किसी बड़े नेता ने कहा है? अमित जी सिंह साहब मैं जवाब दे देता हूं। बीच में नहीं, तिवारी जी सबर करिए, इतनी जल्दी पॉपकॉर्न की तरह मत पूछिए, सबर करिए। अब प्रश्न क्या है? अरे अगर आपका नेता बोले कि SIR वोट चोरी होती है और EVM हैंग है तो वो सत्य वचन, क्योंकि आप सत्ता से बाहर थे। और अगर आज आप सत्ता में हैं तो आप पे तो बहुत बड़ा वजन है तिवारी जी, क्योंकि देश के हमारे प्रधानमंत्री, इस देश के गौरव जो है, वो तो ये कह के देश की जनता को आए थे कि मेरे रहते हुए इस देश के अंदर इस तरह का कोई परिवारवाद और ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा जिसके अंदर कोई संस्था सरकार के अधीन काम करेगी, जो पिछली सरकारों में हो रहा था। तो आप अपने प्रश्नों की साफ गोई से जवाब और उसकी पारदर्शिता देश की जनता को क्यों नहीं देते? जैसे आपने झूठ में गंगा साफ का नारा लगाया था और गंगा साफ नहीं हुई, वो मैली की मैली रह गई। तो भारतीय जनता पार्टी कल भी मैली थी, आज भी मैली है, उसके नेता कल भी मैली थे, आज भी मैली थे। अरे आप तो साफ हो जाओ, सत्ता आज आपके पास है। देश की 145 करोड़ में देश की जनता के 35% वोट आपको, हमारा विपक्ष बिखरा हुआ है। लेकिन आपकी मजबूरी क्या है? क्योंकि जब ऐसे करके आप उंगली करते हैं, जो चार आपकी तरफ उतरी होती हैं, उनके सवालों को आप गोलमोल कर जाते हैं। ठीक है अमित तिवारी, आपने जिन वक्तव्यों को रखा, 30 सेकंड हो, जिन वक्तव्यों को रखा, अमित तिवारी 10 सेकंड और 10 सेकंड अमित जी 10 सेकंड, आप जिन वक्तव्यों को रख रहे हो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री और आपके नेता लगातार 24, 19, 25 में करके आ रहे हैं। जिस SIR को आज आप लेके आ रहे हैं, जिस बड़ी वोटों पे आप लेके आ रहे हैं, उस पे तो आपने इतनी सत्ता और इतनी सीटें ली थी जिसके अंदर आपको घमंड हो गया था कि हम संविधान बदल देंगे, आपके नेताओं ने बोला था। और अभी तो आपकी भाजपा के मुख्यमंत्री है दिल्ली की, जिन्होंने कहा कि हाँ हम तो वोट चोरी करते हैं, हम तो EVM हैंग करते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अमित तिवारी। आपने प्रमाणित करती चले गए तो झूठ उतना। देखिए सिंह साहब, ठीक है चंद्रमोहन जी, ठीक है, कोई बात सवाल खड़े किए। हाँ अमित जी बोलिए, गो अहेड अमित जी, प्लीज गो। बहुत सवाल खड़े किए और बहुत ही उग्र तरीके से समाजवादी के प्रवक्ता, जो कि अमूमन जाने जाते हैं गुंडागर्दी के लिए, उन्होंने भी मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि लॉयर होना चाहिए, लॉ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये बता दें, मैंने जिनका नाम लिया, कैलाश नाथ वांगचू जी, उन्होंने कितने साल लॉ प्रैक्टिस किया है? कपीश जी आप गूगल सर्च कर लीजिए, जब तक मैं बात कर रहा हूं तब तक आप गूगल सर्च कर लीजिए और गूगल सर्च करके मुझे बताइए उन्होंने मतलब है कि कपीश जी बीच में नहीं, कपीश जी सुन लीजिए, कपीश जी मैं आपको मौका दूंगा बोलेगा। कपीश जी आई गिव यू चांस, कपीश श्रीवास्तव जी आई गिव यू चांस टू स्पीक सर, नॉन इन बिटवीन। कपीश जी समझ में नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है। कपीश जी आई गिव यू चांस टू स्पीक सर, प्लीज अलाउ अमित तिवारी टू स्पीक। अमित जी तो वो इंडियन सिविल सर्विसेज वो पास करके आए थे, उनके पास कोई लॉ की डिग्री नहीं थी और ना ही उन्होंने लॉ प्रैक्टिस किया था जो वो बोल रहे थे।
तो उनका झूठ इसी से साफ हो जाता है सिंह साहब। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि डिग्री की बात की, तो देश तो राजीव गांधी की डिग्री भी खोज रहा था, सोनिया गांधी जी की भी डिग्री खोज रहा है, राहुल गांधी जी की भी डिग्री खोज रहा है और प्रियंका गांधी जी की भी डिग्री खोज रहा है, क्योंकि इनके ही नेता मणिशंकर अय्यर ने अपने ही एक साक्षात्कार में किस तरीके से राजीव गांधी की डिग्री की धज्जियां उड़ाई थी, ये हम सब ने देखा। उन्होंने बताया कितनी बार वो फेल हुए, ऑक्सफोर्ड जाके जहां पर सभी बच्चे पास होते हैं वैसे इंस्टीट्यूट्स में जाके राजीव गांधी फेल हो जाते हैं। तो उनकी क्या जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। तीसरी बात, उन्होंने कहा बंगाल में हम जाकर कुछ और बोलते हैं, यहाँ पे कुछ और बोलती हैं। तो अगर हमने बंगाल में एसआईआर के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, ममता बनर्जी के गुंडागर्दी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, तो हमने हलफनामा दिया, उस पर सिग्नेचर किया, शुभेंदु अधिकारी ने सिग्नेचर किया, सुकांतो मुजुमदार ने सिग्नेचर किया और इलेक्शन कमीशन के पास जाके हलफनामा देकर आए। आप में हिम्मत है तो राहुल गांधी को बोलिए हलफनामा दे, सिग्नेचर करें और इलेक्शन कमीशन में जाकर देकर आए। अभी सोनिया गांधी के ऊपर एक केस आया है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है कि उनका वोटर लिस्ट में नाम उनके देश में रहने से पहले कैसे चढ़ गया। हमने उस मुद्दे को उठाया, उसको परस्यू किया, उसको कोर्ट तक लेकर गए, आज फैसला भी आ गया, आने वाला है, हम इस चीज को उठा रहे हैं। आप में क्या डर है? आपके राहुल गांधी हलफनामा नहीं दे पा रहे हैं। आपकी बात में अगर सच्चाई है, अगर आपकी बात में 1% भी अगर सच्चाई है तो आप हलफनामा दीजिए ना, जांच करेगा इलेक्शन कमीशन और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन डर किस चीज का है? जो राहुल गांधी कहते हैं कि डरो मत डरो मत डरो मत, एक साइन करके हलफनामा ही तो देना है। और इतना डर गए कि जो हलफनामा दिया भी गया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कह दिया लॉयर ने बिना पूछे उनसे दिया था। ये तो इनके डर का आलम है। तो जो व्यक्ति ये कहता है, जो व्यक्ति सबकी जाति पूछता है, वो अपनी जाति बताने में घबराता है। जो व्यक्ति सबको कहता है कि डरो मत, वो सबसे पहले डर जाता है। इन्होंने जिन जिन लोगों पर भी मंच पर लेकर आए, वो सब मंच से उतरते ही मुकर गए। कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भ्रम में डालकर उन्हें बरगला कर लेकर गए थे, कि स्क्रिप्ट देकर लेकर गए थे। हम सब ने देखा है 65 लाख लोगों को कहा इन्होंने कि बिहार एसआईआर में उनको अलग किया गया। क्या ये 65 लोगों को भी लेकर आ पाए कि जिन्होंने बताया हो कि मेरा वोट कटा है, मैं वोट नहीं दे पाया? किसी को लेकर नहीं आ पाए। तो जिस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, जिस प्रक्रिया को पूरी कंप्लीट जो हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पुख्ता प्रक्रिया है, उस पर अगर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो कपीश जी प्रश्न चिन्ह आप पर खड़ा होता है। प्रश्न कंटेंट ऑफ कोर्ट आप पर होता है। मैं आपके पास हिम्मत है आप में तो मुझ पर एफआईआर करके दिखवाइएगा, हिम्मत है तो एफआईआर करवाइए मुझ पर। ठीक है कपिल श्रीवास्तव। देखिए अमित भाई बहुत स्पष्ट सी बात है। हमारे मित्र ने सारी फर्जी बातें की और यूनिवर्सल ट्रुथ मैं साबित कर दूंगा। मैं यही काम ही करता हूँ। और मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आर्टिकल 124(3। अरे जो काम है तो ढंग से तो कीजिए, एफआईआर करवाइए। बाहर का संविधान नहीं पढ़ने के लिए कह रहे हैं। अब देखिए बीच में बोल रहे हैं। ठीक है अमित तिवारी बात पूरी कर ले। अमित तिवारी जस्ट अलाउ हिम टू स्पीक। लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन हो सकता है और उस योग्यता के अलावा नहीं हो सकता है। उसमें 3 योग्यताएं हैं। एक ये कि हाई कोर्ट का जज हो और वो जज कम से कम 5 साल का प्रैक्टिस किया हुआ। दूसरा 10 साल की वकालत होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की। और तीसरी चीज विधिवेत्ता होना चाहिए। विधिवेत्ता कौन हो सकता है? जिसने विधि को पढ़ा हो। बताइए। और इसके अलावा सरकार कर ही नहीं सकती। और तीसरी बात आपको कह दें, केशवानंद भारती बनाम अच्छा कपिल जी, क्या बिना लॉ की डिग्री के कोई शख्स प्रैक्टिस कर सकता है क्या कोर्ट परिसर के अंदर? उसको अगर विधि की जानकारी हो, उसको आईपीसी और सारे जो कानून है उसको पता हो, तो क्या वो बिना डिग्री के प्रैक्टिस कर सकता है, बिना लाइसेंस के? मेरी बात सुन ले। बार काउंसिल का मेंबर हो सकता है क्या? बार काउंसिल का मेंबर हो सकता है क्या? मेरी बात सुन ले। मेरी बात सुन ले। आपके भी हाथ में मोबाइल है, आप आर्टिकल 124(3) पढ़ लीजिए जी। विधिवेत्ता का मतलब ही होता है कि उसने विधि की पढ़ाई की है, विधि का छात्र रहा है। और मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप संविधान के किसी आर्टिकल के उल्लंघन। और सबसे बड़ी इनकी चोरी बता दें, वो भी जान लीजिए। अब इनसे पूछ लीजिएगा, अभी मैं पूछ लेता हूं, बताएंगे। ये केशवानंद भारती बनाम जो है केरल राज्य का मामला अमित भाई ने उठाया कि उसमें 3 जज थे
हमें कपिल जी बताइए कि पकड़ गए हैं, केशवानंद आप भारती बोल नहीं बनाम पा रहे हैं। भारत संघ के बाद में कितने जजेस ने सुनवाई की थी? इनसे पूछिए, तुरंत ये जवाब। अमित भाई बताइए। तीनों को तो सस्पेंड कर दिया आपने। अरे तीनों भाई को तो कितने सस्पेंड कर लोगों दिया ने आपने। सुनवाई की थी? कितने जज अपने थे? जज को लेकर आ गए, ये नहीं, अपने ये जज नहीं, को ये लेकर आ देखिए गए, गलत बताइए है। ना। अमित भाई नई जानकारी है तो आपने मान लीजिए कि आप राय को अनपढ़ क्यों हैं। लेकर आए, ये बताइए। ना, आप बिना एन पढ़े राय लिखे को आए हुए क्यों हैं। लेकर आए? तीनों जजों आप को मुझे जो बताइए, अभी खाली कार्यरत थे उनको केशवानंद सस्पेंड क्यों भारती किया? बनाम केरल अरे राज्य भाई के साहब, मामले आपने में तीनों जजों को भारत सस्पेंड के क्यों किया? न्यायाधीशों अरे ने माइंड में सुनवाई ये तो की बता थी। दीजिए कि आपने तीनों जजों को अरे भाई सस्पेंड क्यों किया बता था? दीजिए ना कि कितने न्यायाधीशों ने सुनवाई क्यों की किया थी? था बता दीजिए ना। अमित भाई आप पूछ लीजिए। अमित सिंह जी, भाई ये साहब, आपके आपको हम नाम है, जानकारी कम से कम नहीं। आपके प्रश्न का आपको जवाब दे जानकारी दें। है नहीं। मैंने आपको कहा अरे कि आप मुझे आप गूगल बता कर दीजिए लीजिए, ना फिर भी कितने आपने जजेस ने गूगल नहीं सुनवाई किया की और थी? यहाँ पर थेट्रोलॉजी कर रहे हैं। कपिल जी, अमित भाई मैं थेट्रोलॉजी इस मत तरीके की कीजिए। बहस नहीं करता हूँ। थेट्रोलॉजी मत कीजिए। ठीक है, अगर मैं कोई ठीक है। रजा रिजवी के पास जो और वरिष्ठ मुझे पत्रकार है रजा साहब। जानकारी नहीं है। रजा साहब, एक बात मैं समझना चाह रहा हूँ, नहीं, जो अमित जो भाई ये गलत बात है जी, अमित भाई ये गलत बात है। नहीं, आप तो नहीं, पूछ ही अमित रहे हैं ना, आप तो ये पूछ ही गलत रहे हैं। बात है, ये कपिश गलत भाई, बात आप है। तो सवाल पूछ ही अमित रहे भाई, हैं। ये गलत बात है। आपने तो अमित पूछ भाई, ही ये लिया गलत ना। बात है। अरे आप सवाल पूछ तो नहीं, रहे हैं, ये वो नहीं जवाब बता नहीं रहे दे रहे, कि तो कितने मैं जजेस क्या ने- जबरन उनके हलक से जवाब निकाल रहा हूँ क्या? आप तो पूछ ही रहे हैं अमित तिवारी से। नहीं, सिंह पहली साहब, बात सुन सिंह लीजिए साहब, अमित मैंने भाई। जवाब बकायदा इनको दिया जानकारी कि नहीं इनको है। सस्पेंड क्यों किया गया, इसमें ये बताएं 13 पहले जजेस संवैधान कि आपने सस्पेंड संवैधानिक क्यों किया? ठीक है, इतने ठीक है। जजेस रजा ने रिजवी, इतने रजा जजेस रिजवी, ने फैसला रजा किया। रिजवी। 13 जजेस ने ये दिया था। रजा रिजवी, क्या जी। एसआईआर के मसले को तेरह बीएलओ की दिनों मौत के के बाद भी राहुल गांधी ने संसद में की? ये रजा साहब, झूठ आपने बोल रहे हैं, झूठ उनका से आदमी अभिवादन है। सुना होगा। ठीक है कपिश श्रीवास्तव जी, ठीक जानकारी का है, अभाव पॉइंट बिना टेकन, पढ़े ठीक है, लिखे उनको हैं। जानकारी का अभाव है। कपिश जी, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। रजा साहब, जब आज राहुल 13 गांधी जजेस संसद की परिसर में बोल रहे थे तो बेंच उन्होंने ने कहा ये कि बीएलओ की फैसला मौत दिया हो रही था है, केशवानंद भारती। क्या एसआईआर के पढ़ मुद्दे लीजिएगा को पहले। पॉलिटिकल वेंडेटा बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या हार को छिपाने के लिए बिहार में जो करारी शिकस्त हुई महागठबंधन की, उसे छिपाने की कोशिश हो रही है, या लग रहा है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और जो उनकी युक्तियां हैं उसके सामने इन लोग का काम चलने वाला नहीं है, इसीलिए एसआईआर को एक बड़ा शील्ड और टूल बनाकर पेश करने की कोशिश हो रही है? रजा साहब, देखिए, आपने सवाल पूछा, इस पर बताऊंगा, लेकिन अभी आपने एक बात कही थी बीच में कि कोई आदमी अगर वो लॉ ग्रेजुएट नहीं है, क्या वो प्रैक्टिस कर सकता है, क्या वो कोर्ट में बहस कर सकता है? अगर कोई आदमी लॉ ग्रेजुएट नहीं है तब भी एक तरीके का आदमी कोर्ट में बहस कर सकता है, और वो ऐसा आदमी बहस कर सकता है कि वो एलएलबी नहीं पढ़े हुए है लेकिन फिर भी कोर्ट में अपीयर हो सकता है। वो जो अक्यूज है, अक्यूज अपना मुकदमा स्वयं लड़ सकता है। रजा साहब, अक्यूज के लिए ना, प्रैक्टिस के लिए तो नहीं है। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो नहीं बन जाएगा ना। अक्यूज के लिए है। हर अक्यूज अपना पक्ष, जज कहते हैं कि अगर आप वकील नहीं रख सकते तो अपना पक्ष रखिए, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो नहीं बन जाएगा ना, बार काउंसिल का मेंबर तो नहीं बन जाएगा ना। हाँ, नहीं, बार काउंसिल का मेंबर नहीं हो सकता वो। बार काउंसिल का नहीं हो सकता। दूसरा, जो आपने अभी इससे पहले जो है वो ब्रेक से जाने से पहले आपने कहा था कि एसआईआर वोट डिलीट करने का टूल बनकर रह गया है, इस पर हमारा साफ साफ कहना है जी कि साहब, एसआईआर अगर जो डिलीट करने का टूल बन गया है, तो अगर ये माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष अपने फायदे के लिए एसआईआर करा रहा है, तो विपक्ष क्यों चुपचाप बैठा है? वो क्यों नहीं अपने मतदाता या मतदाताओं का जो है वो गणना परिपत्र ठीक से क्यों नहीं भरवा रहा है? और क्या कोई मतदाता जो है वो क्या इतना जो है वो नासमझ है कि वो अपने वोट को डलवाने के लिए या उसका नाम उसमें जुड़ने के लिए वो गाफिल बैठा रहेगा? एसआईआर होने के बाद भी एक बार फाइनल लिस्ट निकलेगी, फाइनल लिस्ट सबको दिखाई जाएगी, बूथ पर दिखाई जाएगी, वहां पर जो वोटर है, जो 100% राइट वोटर है, वो जाके वहां देखेगा। अगर उसका नाम नहीं है तो वो बात करेगा, वो अपने पार्षद से बात करेगा, जिस पार्टी से संबंधित है उससे बात करेगा, नहीं स्वयं जाके बात करेगा, अपने वकील से बात करेगा कि साहब मेरा मतदाता लिस्ट में, मतदान की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। तो ये जबरदस्ती कहना कि साहब वो टूल है और डिलीट कर देंगे, ये बिल्कुल एक तरीके से गलत है, क्योंकि विपक्ष जो है वो इसमें जागरूकता से नहीं दौड़ रहा है, क्योंकि अगर उसके वोटर हैं तो अपने वोटर को
जो भी ये सरकार विधानसभा का का दायित्व नहीं है, ना चुनाव चुनाव लड़ता आयोग का है दायित्व है वहाँ कि का वो कैंडिडेट मतदाता आप ये बनावे। समझ लीजिए कि जो प्रत्याशी अब होता ये है सारा वो दायित्व एक एक विपक्षी दलों का है कि वो मतदाता की मतदाता लिस्ट को बचावे। अपने पास रखता वाह, है वाह, वाह, और वाह। सालों ठीक है, साल बहुत बहुत मेहनत शुक्रिया आप करता तमाम है मेहमानों का। अमित तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट में क्या प्रश्नकाल में गजब की ज्यादा बात वक्त कर मेरे रहे हैं पास नहीं बचा हुआ है। कपिल श्रीवास्तव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रजा रिजवी साहब वरिष्ठ पत्रकार थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रश्नकाल में अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज पर खबरों का